नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 18 दिसंबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और साइंस एंड टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो जीएसटी काउंसिल कुछ ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज कर रहा है, कुछ चीज़ों के ऊपर जीएसटी के रेट्स को बदल रहा है। हालांकि बहुत सी चीज़ें जो जीएसटी काउंसिल को करनी थी वो अनटच्ड भी हैं, तो ये पूरी न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। फिर भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने यह बोला है कि ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है कि कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का जो एडजुडिकेशन की टाइमलाइन है वो डिले हो जाती है। तो इस रिस्पेक्ट में क्या न्यूज़ है इसको देखेंगे। ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड एक आर्टिकल है, आज प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड एक आर्टिकल है। केंद्र की सरकार के पास बोलना है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स उनके पास है वेलफेयर स्कीम्स को चलाने के लिए, खासकर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और पीएमजीकेएवाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इन दो के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिकली बात हो रही है। फिर राजस्थान की ताल चप्पर सेंचुरी को जो साइज को कम करने की बात हो रही थी उसके ऊपर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, इसके बारे में बात करेंगे। यूरोपियन यूनियन और अजरबैजान यहाँ पे एक डील साइन कर रहे हैं। अजरबैजान से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है उसको ब्लैक सी के नीचे इलेक्ट्रिसिटी केबल्स को फैला के पहुंचाया जाएगा रोमानिया, हंगरी और ग्रीस तक। तो ये ओवरऑल इतनी सारी न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले, और भी कुछ छोटे मोटे टिडबिट्स हैं। प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड आर्टिकल तो मैं डिस्कस करूंगा ही। फिर ग्लोबल वाटर सर्वे कंडक्ट कर रहा है नासा स्पेस से, ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए सैटेलाइट लॉन्च कर रही है एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स। फिर बनियान और पीपल ट्रीज इतने लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, तो इनकी लाइफ लॉन्ग स्पैन के चलते इनके जीन्स में ऐसा क्या है जिसके चलते इतना लंबा जिंदा रहते हैं ये पेड़, इसके रिस्पेक्ट में भी यहाँ पे ओवरऑल कुछ आप कह लो एनालिसिस है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आपसे जुड़ता हूँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें दोस्तों, इस वीडियो के रिकमेंडेशन को यूट्यूब के एल्गोरिदम में बढ़ाने के लिए। पहला वर्ड ऑफ द डे, टू गोल्ड कोल्ड टर्की। टू गोल्ड कोल्ड टर्की मतलब एकदम से एक ऐसी चीज को स्टॉप कर देना जिससे आपके ऊपर थोड़ा इंपैक्ट पड़ता है। जैसे कोई इंसान ड्रग्स लेता है, अब ड्रग्स का बिल्कुल आदी हो चुका है, एकदम से वो ड्रग्स छोड़ेगा ना तो झटपटाएगा। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, अब सिगरेट अगर वो ढंग से ना पिए तो सुबह उनका हल्के भी होना मुश्किल हो जाए। तो एकदम से सिगरेट छोड़ देते हो या एकदम से ड्रग्स, ऐसी चीज जिसकी आप आदी हो, शराब हो गई, छोड़ देते हो तो आपकी हालत खराब हो जाती है। आपका मतलब मुंह सफेद पड़ सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन पेल हो सकती है, गूज बम्स आ सकते हैं। तो टू गोल्ड टर्न करके यही होता है कि मतलब आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आदत है और एकदम से आपने उस आदत को बंद कर दिया, उस डेंजरस बिहेवियर को छोड़ दिया। जैसे स्मोकिंग बंद कर दी, ड्रिंकिंग अल्कोहल बंद कर दी, तो एकदम से सडनली आपने क्विट कर दिया, स्टॉप कर दिया एक चीज़ को, उसके बाद जो इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा उसको आप बोलते हो गो कोल्ड टर्की। ठीक है भाई, चलिए पहली न्यूज़, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन टैक्सेशन। जीएसटी काउंसिल कीप टैक्स रेट सेम बट डिफर्स की रिफॉर्म। तो भैया जीएसटी काउंसिल मिला है, 6 महीने के बाद मिला है वीडियो कॉन्फ्रेंस में। चेयरमैनशिप किसके पास है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी भी मीटिंग यहाँ पे अटेंड कर रही थी। अब यहाँ पे टैक्स प्रोविजंस ऑन सम आइटम को चेंज किया गया, जैसे फ्राइम्स जो कि एक इंडियन स्नैक है, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल जो बड़ी बड़ी महंगी एसयूवीज होती है ना, जिनका 1500 सीसी से ज़्यादा का इंजन है, ओवरऑल मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू टाइप की, उनके ऊपर 28% जीएसटी लगाया जाएगा, 22% का सेस लगाया जाएगा। तो इस प्रकार के कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए। प्लस कुछ ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज भी किया गया। ये डीक्रिमिनलाइजेशन वाले ऑफेंसेस कौन कौन से, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट मुद्दे थे जिनके ऊपर बातचीत होनी थी बट बातचीत हो नहीं पाई। देखिए 3 मिनिस्टीरियल ग्रुप्स बने हैं जीएसटी काउंसिल के अंदर, 3 क्रिटिकल इश्यूज को लेके। पहला क्रिटिकल इशू क्या है, टैक्सेशन डिजाइन फॉर टोबैको एंड गुटखा बिजनेस। टोबैको और गुटखा के ऊपर कितना जीएसटी लगाना है, इस बात को लेके एक इशू है, एक मिनिस्ट्रियल ग्रुप बना हुआ है। फिर एक मिनिस्ट्रियल ग्रुप बना हुआ है एक ट्राइब्यूनल को सेटअप करने के लिए जो कि टैक्स पेयर्स के बीच में डिस्प्यूट्स को सेटल करेगा। जीएसटी लॉ ऑफ 2017 के अंदर बोला गया था कि जीएसटीएटी आप बनाओगे, जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल बनाओगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है बट इसको अब तक बनाया नहीं गया, तो इस बात को कि मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया, उसने भी ज़्यादा यहाँ पे बातचीत नहीं की, तो ये मुद्दा यहाँ पे पेंडिंग रह गया। फिर भाई टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, कसिनोज एंड हॉर्स रेसिंग, तो इस प्रकार की गैम्बलिंग एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में क्या जीएसटी का एप्लीकेशन होगा, इसको लेके भी एक मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाए, बट कोई फाइनल डिसीजन, कोई बातचीत उसके रिस्पेक्ट में हुई नहीं है। अब न्यूज़ में यहाँ पे आ चुका है जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल। क्या है ये, इट इज़ द सेकेंड अपील फोरम अंडर जीएसटी। अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने कोई डिससैटिस्फैक्ट्री ऑर्डर पास किया है तो उसके बाद उसके ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है तो आप कहां करोगे, जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल में करोगे। जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल केंद्र की सरकार राज्य की सरकार के बीच में जो इश्यूज हैं टैक्सेशन के, उनको रिजॉल्व करेगा। जीएसटी के अंदर यूनिफॉर्मिटी एंड रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स लेके आएगा, इसके पास सिविल कोर्ट जितनी ताकत होगी। वैसे तो इस जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल को अब तक बन जाना चाहिए था, क्योंकि 2016 में जो सेंट्रल जीएसटी लॉ पास हुआ था, उस जीएसटी एक्ट के सेक्शन 109 में इस प्रकार के ट्राइब्यूनल को बनाने की
आप कह लो प्रोविजन लाया गया था, लेकिन 2017 कहां और 2022 कहां, अब तक इस प्रकार का ट्राइब्यूनल बनाया नहीं गया है। ओके, अगर आप देखो तो जीएसटी काउंसिल के एजेंडा पे 15 आइटम्स थे। इन 15 आइटम्स में से 8 आइटम्स को टेकअप किया गया। एक कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहाँ पे लिए गए। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए? तो भैया एक कैटल फीड इंग्रेडिएंट है जिसको आप बोलते हो हस्क ऑफ पल्सेस। पल्सेस का जो हस्क होता है ना, ये कैटल फीड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर जो 5% की जीएसटी लेवी लगती थी, इसको हटा दिया गया। प्लस ओवरऑल पेट्रोल में जो इथाइल अल्कोहल की ब्लेंडिंग होती है ना, उसके ऊपर जो 18% की पहले जीएसटी लगती थी, इसको 5% कर दिया गया। क्या है, हम पेट्रोल में इथाइल अल्कोहल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं, रीजन बीइंग आगे आने वाले समय में पेट्रोल को हमें कम इंपोर्ट करना पड़े। आप सोचो 100 ml पेट्रोल की बजाय अगर हमें 95 ml पेट्रोल की जरूरत हो, 5 ml इथाइल अल्कोहल से काम कर जाए, तो कहीं ना कहीं 5% तो पेट्रोल की हम बचत कर रहे हैं। तो उतना पेट्रोल हमको बाहर से कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हमारा प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। तो इस रिस्पेक्ट में इथाइल अल्कोहल जो ब्लेंडिंग होती है, उसके ऊपर जो 18% का जीएसटी लगता है, उसको 5% कर दिया गया। फिर भाई कुछ जीएसटी ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया है। अगर कोई जीएसटी ऑफेंस ऐसा है जिसमें आप एक जीएसटी के ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, या उस ऑफिसर को अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करने से रोक रहे हो, मटेरियल एविडेंस को टैंपर कर रहे हो, किसी इंफॉर्मेशन को छुपा रहे हो, तो उस केस में आपके अगेंस्ट जो प्रोसिक्यूशन लॉन्च होता था, उसकी लिमिट थी 1 करोड़, उसको 2 करोड़ कर दिया है। मतलब 1 करोड़ की लिमिट के ऊपर आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो जाता था अगर 1 करोड़ तक का आप जीएसटी का घपला कर रहे हो और उसमें ऑफिसर को काम करने से रोक रहे हो, मटेरियल एविडेंस को टैंपर कर रहे हो, चीजें बदल रहे हो। तो अब इस 1 करोड़ को 2 करोड़ कर दिया गया। मतलब अगर 2 करोड़ तक का फ्रॉड आपने किया है, तो आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाएगा, और प्रोसिक्यूशन में आप अरेस्ट तक हो सकते हो। 1 करोड़ का अगर आपने तक फ्रॉड किया है, तो उस केस में प्रोसिक्यूशन शुरू नहीं होगा, आपको रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ द जीएसटी एक्ट के अंदर बोल दिया जाएगा कि अपना जीएसटी बचा हुआ भर दो पेनल्टी के साथ। हाँ, अगर फेक इनवॉइसेस आपने बनाई है जीएसटी के अंदर, तो प्रोसिक्यूशन 1 करोड़ के अमाउंट पे ही लॉन्च होगा। मतलब जीएसटी के अंदर फेक इनवॉइसेस बना के जीएसटी का रिफंड लेना, ये अभी भी बड़ा क्राइम माना जा रहा है। इसके लिए 1 करोड़ की प्रोसिक्यूशन लिमिट मेंटेन्ड है, बाकी सब ऑफेंसेस में 2 करोड़ कर दी गई है। ठीक है भाई। फिर भाई जीएसटी के लॉ के अंदर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का एक सिद्धांत होता है। वैसे तो जीएसटी के लॉ के अंदर कंपाउंडिंग की कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं दी गई है, बट कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस क्या होता है कि मान लो आपने कोई क्राइम किया, अब उस क्राइम का हर्जाना आप पैसा भर के कर दो। जैसे आपने चोरी की, तो कोर्ट ने 20,000 रुपए का फाइन लगा के छोड़ दिया। किसी इनकम टैक्स पेई ने अपना इनकम टैक्स कम भरा, 1 लाख रुपए कम इनकम टैक्स भरा, तो भाई ये बोला गया कि 1 लाख का 50% भर दो एज अ कंपाउंडिंग फी। मतलब आपने ओवरऑल जो गलती की है, 1 लाख का इनकम टैक्स कम बढ़ा है, तो वो 1 लाख तो भरो, उसके ऊपर 50% 50,000 रुपए कंपाउंडिंग की फीस भरो, ताकि आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च ना हो, आपके ऊपर लीगल एक्शन लॉन्च ना हो, आपको जेल वगैरह में ना बंद किया जाए, आप फाइन भर के निकल जाओ। तो उसको आप बोलते हो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। अब जीएसटी के अंदर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के लिए रेट 50 से 150% था। मतलब अगर आपने 1 करोड़ का टैक्स घपला किया है, तो 1.5 करोड़ तक का कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का फाइन आपके ऊपर मारा जा सकता है। लेकिन ये जो 150% तक का कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का फाइन था, ये बहुत ज्यादा था। इसको यहां पे 150% से कम करके 50% किया गया। ठीक है भाई। लेकिन इन सब चीजों को लाने के लिए फाइनेंस बिल 2023-24 में इस एक्ट को पास कराना पड़ेगा। बट अलग अलग राज्य की सरकार ने जो भी जीएसटी के रेगुलेशंस लेके आ रखे हैं, उनको भी यहां पे चेंज करना पड़ेगा। प्लस आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो भी आप इंश्योरेंस वगैरह लेते हो, उस इंश्योरेंस के ऊपर भी जो आप कह लो आप प्रीमियम वगैरह देते हो, उसके ऊपर आप जीएसटी भरते हो। अब एक चीज होती है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस क्या होता है? मान लो आपने कार लोन लिया, ठीक है भाई, अब आपने कार खरीदी, आपने कार लोन लिया, उस कार के ऊपर आपने कार इंश्योरेंस लिया, ठीक है। तो आपने कार खरीदी, आपने कार का इंश्योरेंस ले रखा है, और ओवरऑल अगर आपकी कार कहीं भिड़ जाती है, तो उस कंटेक्स्ट में आपको ओवरऑल क्लेम करोगे आप अपना इंश्योरेंस और अपनी काम की मरम्मत करा लोगे। उसी प्रकार से घर है, घर का इंश्योरेंस ले रखा है, बहुत सारे प्रकार के आप इंश्योरेंस लेते हो। लेकिन अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल ओनर हो, तो आपको उस इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर आप अच्छे से कार चलाते हो, धीरे धीरे कार चलाते हो, कोई जल्दी नहीं करते हो, तो उस केस में आपकी कार ठुकेगी नहीं। जब ठुकेगी नहीं, तो आपको इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उस केस में नो क्लेम बोनस दिया जाता है उन इंश्योरेंस यूजर्स को जो कि इंश्योरेंस को क्लेम नहीं करते, रिस्पॉन्सिबल तरीके से चीजों को यूज करते हैं। तो अगर आपने कार खरीदी, उसका इंश्योरेंस लिया, और उस इंश्योरेंस की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी कई साल तक, तो जो भी कार के इंश्योरेंस के लिए आप प्रीमियम पे कर रहे हो, वो कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। उसमें आपको एक नो क्लेम बोनस मिलेगा, क्योंकि आप एक ऐसे वैल्यूड प्रीमियम कस्टमर हो जो कि इंश्योरेंस लेता है बट इंश्योरेंस को क्लेम नहीं करता। वो इतने रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपनी कार इस्तेमाल कर रहा है कि कार ठुकती नहीं है। तो ऐसे केसेस में
आप एक प्रिविलेज कस्टमर माना जाओगे, आपको नो क्लेम बोनस दिया जाएगा। नो क्लेम बोनस के ऊपर पहले जीएसटी लगता था, अब वो नहीं लगेगा। बस ये चेंजेस है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल की बात कर लो तो एक जॉइंट फोरम है सेंट्रल स्टेट्स का, इसको प्रेसिडेंट द्वारा सेटअप किया गया था अंडर आर्टिकल 279A क्लॉज 1। इसके अंदर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस भी हैं यहाँ पे, ठीक है ना भाई। ओवरऑल आर्टिकल 279 के हिसाब से जो काउंसिल है ये रिकमेंडेशंस दे सकता है यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, जीएसटी के इश्यूज को लेके, गुड्स एंड सर्विसेज को लेके, कौन सी चीज़ को जीएसटी लॉ में जोड़ना है, कौन सी चीज़ को जीएसटी लॉ में नहीं जोड़ना है, जीएसटी के क्या रेट स्लैब्स होंगे, वगैरह वगैरह। हर स्टेट अपने मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस या किसी और मिनिस्टर को या किसी और इंडिविजुअल को जीएसटी की मेंबर की तरह नॉमिनेट कर सकता है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल के अंदर स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन भी होता है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब का ये बोलना है कि सुप्रीम कोर्ट का पर्पस ये है कि पर्सनल लिबर्टी और प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अगर कोई छोटी सी भी आवाज सुप्रीम कोर्ट के पास आती है तो सुप्रीम कोर्ट को उसको सुनना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट उसको इग्नोर नहीं कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी यहां पे मजबूर है। रीजन ये है कि इस समय पे ओवरऑल इतनी पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट के पास कि सुप्रीम कोर्ट चाहकर भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड सारे केसेस को जल्दी सुन नहीं पड़ सकता। रीजन मीन हर केस अपने ही प्रकार से अलग होता है। ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी वो नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर केस में एक ही प्रकार का रिटन ऑर्डर को थोड़ा बहुत एडिट करके चेप दो। हर केस के अलग कंडीशंस होते हैं, अलग गवाह होते हैं, अलग कंटेक्स्ट होता है, और उस केस में आपको अपना माइंड अप्लाई करके डिसीजन सुनाना है। अब अगर आप देखो तो जो एक्स्ट्रा बर्डन है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इसने जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को कम कर दिया। अगर आप देखो तो इस समय पे जो सुप्रीम कोर्ट की 13 बेंचेस हैं, हर बेंच दिन में 10 बेल प्लियास को सुनता है, और बेल प्लिया को सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि बेल पिटीशन पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है। एक इंसान जेल के अंदर बंद है, वो अपनी आज़ादी की गुहार मांग रहा है, तो इस बात के ऊपर ध्यान देना कि हाँ भाई उसे आज़ादी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, अर्जेंट बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा, समझे। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को डिले करेगा तो कैसे काम चलेगा। फिर अगर रिसेंटली देखिए तो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया है सुप्रीम कोर्ट में जो को बोलता है कि इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल मैकेनिज्म से इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए ओवरऑल कुछ चीज़ों को बदलने की जरूरत है। जैसे इसके बारे में मैंने पहले भी न्यूज़ आपके साथ डिस्कस की थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो इंडिपेंडेंस मिली है अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में, वो इलेक्शन कमिश्नर को नहीं मिली है। तो उस कंटेक्स्ट में, और कई बार तो ऐसा होता है कि चूंकि इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर है 6 साल का है, लेकिन वो अपने रिटायरमेंट के इतने पास अपॉइंट किया जाता है कि वो पूरे 6 साल कर ही नहीं पाता है। तो ऐसे केसेस में एक पीआईएल फाइल हुई है कि इलेक्शन कमिश्नर्स की जो इंडिपेंडेंस है इसको भी यहां पे प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इस बात को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठ रही है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। लेकिन अब ये पेचीदे मुद्दे हैं, इन पेचीदे मुद्दों को खत्म करने में समय लगेगा, और इस प्रकार के पेचीदे मुद्दे को सुनने का सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं मिल पा रहा है। अगर आप देखो तो एज ऑन 13 दिसंबर 2022 498 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केसेस मतलब यह है कि संविधान के किसी इंपॉर्टेंट प्रोविजन से रिलेटेड वो केस है। उस केस में ठीक से सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बैठ के सोचना पड़ेगा और फिर डिसीजन सुनाना पड़ेगा। तो 13 दिसंबर 2022 को 498 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट प्रोविजन से रिलेटेड केसेस पेंडिंग है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर आप देखो तो 2870 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पेंडिंग है। स्पेशल लीव पिटीशन लगभग 4331 पेंडिंग है। रेड पिटीशंस लगभग 2209 पेंडिंग है। स्पेशल लीव पिटीशन होती है अंडर आर्टिकल 136 के अंदर। मतलब ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर केस में पूरी तरीके से अगर जस्टिस नहीं हुआ है तो अपने स्पेशल लीव पावर के अंदर सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने पास खींच सकती है। The Supreme Court may in its discretion grant special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence or order in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India। इसमें आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल वाले केसेस नहीं आते हैं, बाकी सब आ जाते हैं। तो SLP 4331 पेंडिंग है। रेड पिटीशन 2209 पेंडिंग है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 2807 पेंडिंग है। इलेक्शन से रिलेटेड 487 मैटर्स पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने। फिर अगर आप देखो तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड 283 केसेस पेंडिंग है। हैरेसमेंट, डाउरी, क्रुएलिटी, डेथ, ईव टीजिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, इससे रिलेटेड 283 केसेस पेंडिंग है। कुछ केसेस तो 2014 तक के पुराने हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड 1295 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में एज ऑन दिसंबर 16 2022, ठीक है। फिर अगर आप देखो तो लॉ मिनिस्ट्री ने जो फिगर्स रखे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने उसमें यह बताया गया है कि 2022 में एज ऑन दिसंबर 13 सुप्रीम कोर्ट ने 10 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केसेस को डिस्पोज ऑफ किया। फिर
29,866 स्पेशल लीव पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया है, 974 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को डिस्पोज ऑफ किया है। पिछले साल 2021 में जितनी पीआईएल डिस्पोज ऑफ हुई थी उससे दुगनी इस बार डिस्पोज ऑफ हुई है। एसएलपी तो खतरनाक डिस्पोज ऑफ हुई है। फिर अगर आप देखो 1316 रेट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया, 286 इलेक्शन केस को डिस्पोज ऑफ किया, 1580 कंटेम्प्ट मैटर्स को डिस्पोज ऑफ किया है। और जब ये सवाल पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट से, लॉ मिनिस्ट्री से कि भाई इतनी पेंडेंसी, इतना डिले क्यों हो रहा है केसेस को डिस्पोज ऑफ करने में, तो सिंपल है, इसके मल्टी फेसेटेड प्रॉब्लम है ये। एक तो जजेस का नंबर कम है, ऊपर नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है कंट्री की, लोगों की जो अवेयरनेस है अपने राइट्स के बारे में वो भी बढ़ रही है। तो ओवरऑल लोगों को लगता है कि कहीं पे अगर उनको जस्टिस मिल सकता है तो वो वहाँ पे जाते हैं, और लीप्स और बाउंड से नंबर ऑफ जो फ्रेश केसेस फाउल हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और दूसरी हाई कोर्ट के अंदर वो भी बढ़ रहे हैं। हर केस अपने आप में डिस्टिंक्ट होता है, वेरिएबल होता है, तो कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं दी जा सकती कि कब ये पर्टिकुलर केस डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। एक जज जल्दी जल्दी में काम नहीं कर सकता, क्योंकि जल्दी जल्दी में कभी कभी जस्टिस गलत तरीके से भी जा सकता है। वे जजेस की वैकेंसीज बहुत हैं, फ्रीक्वेंट एडजॉर्नमेंट्स होते हैं, एडिक्वेट अरेंजमेंट्स नहीं है केसेस को ट्रैक करने के, मॉनिटर करने के, हेयर करने के, वगैरह वगैरह बातें। ठीक है, टाइमली डिस्पोजल ऑफ केसेस विल इन्वॉल्व वेरियस फैक्टर्स including availability of adequate number of judges, judicial officers, supporting court staff, physical infrastructure, complexity of facts involved, nature of evidence, cooperation of stakeholders and proper applications of rules and procedure। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी को लेकर, इसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज हेल्थ इश्यूज। गवर्नमेंट सेज ब्रेस्ट कैंसर नॉट अ मैटर ऑफ एक्सट्रीम और नेशनल अर्जेंसी। अब इसमें हुआ क्या है, केरला हाई कोर्ट में एक पर्टिकुलर केस चल रहा है। इस केस को फाइल किया था सरोज राधाकृष्णन जी ने। सरोजा जी की मृत्यु हो चुकी है, इनको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था, ल्यूमिनल ए ब्रेस्ट कैंसर था। ये एक प्रकार का इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर होता है, बहुत सारी औरतों की जान इस पर्टिकुलर प्रकार के ब्रेस्ट कैंसर की वजह से जाती है। अब इस पर्टिकुलर कैंसर के लिए एक ड्रग है जिसका नाम है राइबोसिक्लिब। ये बहुत एक्सपेंसिव आती है, अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल नहीं है। तो अपनी पिटीशन में सरोजा राधाकृष्णन जी ने केरला हाई कोर्ट से बोला था कि चूंकि ये ड्रग अफोर्डेबल प्राइस पे नहीं मिल रही है, पेटेंटेड है, इंडिया के जेनरिक ड्रग मेकर्स इसको बना नहीं पा रहे हैं, तो बेटर ये रहेगा कि इस पर्टिकुलर ड्रग को कंपल्सरी लाइसेंसिंग के मैकेनिज्म के अंदर लाया जा सके। सरोजा जी का यह बोलना था कि इनका फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है इस ड्रग के अनअफोर्डेबल प्राइस के चलते, इसलिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग की मैकेनिज्म के अंदर। तो सरोजा जी की इस पिटीशन पे केरला हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से बोला कि हो सके तो इस राइबोसिक्लिब नाम की आप दवाई को कंपल्सरी लाइसेंसिंग दो। और इससे पहले भी कंपल्सरी लाइसेंसिंग हमारे डीपीआईआईटी ने सोराफेनिप को दिया। तो सोराफेनिप पहले $5,000 का बिकता था, 4,13,000 का, कंपल्सरी लाइसेंसिंग के बाद 8,800 का मिलने लगा, फिर भी अफोर्डेबल हो गया। तो डीपीआईआईटी को ये रिस्ट्रिक्शंस मिले केरला हाई कोर्ट की तरफ से कि राइबोसिक्लिब को आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग के अंदर लेके आओ। डीपीआईआईटी ने पलट के पता है क्या बोला, इसके कुछ एक्सपर्ट्स बैठे, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट्स थे, डीसीजीआई के एक्सपर्ट्स थे, हेल्थ मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट्स थे। उन्होंने बोला कि अभी भी हम राइबोसिक्लिब को कंपल्सरी लाइसेंसिंग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अभी एक नेशनल इमरजेंसी जितनी बड़ी बीमारी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के हिसाब से 1 लाख वुमेन में 100.5% वुमेन ब्रेस्ट कैंसर से डिटेक्ट होती हैं। ठीक है ना भाई। अब इसमें से न्यूमिनल ए वाला ब्रेस्ट कैंसर कितनी वुमेन को है, इसके बारे में कुछ सेग्रीगेटेड डाटा अभी के लिए नहीं है। देखा जाए तो इंडिया में इस समय पे 1,82,000 केसेस हैं ब्रेस्ट कैंसर के। 2030 तक ये 2.5 लाख हो जाएंगे। कितने ल्यूमिनल ए के हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के हिसाब से हर साल दुनिया में 23 लाख वुमेन आप कह लो ब्रेस्ट कैंसर से डिटेक्ट हुई हैं। 6,85,000 डेथ्स होती हैं इसकी वजह से। एट द एंड ऑफ 2020 पिछले 5 साल का जब ब्रेस्ट कैंसर का डाटा निकाला गया तो पता चला 78 लाख वुमेन ऐसी थी जो जिंदा थी और ब्रेस्ट कैंसर से लड़ रही थी। तो आप कह सकते हो ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट प्रेवलेंट कैंसर इन द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर एक लेडी जो कि अब नहीं रही है, ब्रेस्ट कैंसर की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, वो केरला हाईकोर्ट के पास गई कंपल्सरी लाइसेंसिंग मिलाने के लिए। केरला हाईकोर्ट ने बोला भी डीपीआईआईटी से कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग के अंदर लेके आओ, लेकिन कहीं ना कहीं डीपीआईआईटी के ऊपर फॉरेन प्लेयर्स का इतना इफेक्ट था कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग दी ही नहीं गई यहाँ पे। क्योंकि देखिए अगर राइबोसिक्लिब नाम की दवाई को कंपल्सरी लाइसेंसिंग दी जाएगी तो इंडिया में वो सस्ती बिकने लगेगी। तो फॉरेन की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ना, वो अपनी सरकार के थ्रू भारत सरकार पर प्रेशर डलवाएंगे और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स की तो चलती है। तो इस चलने के चलते राइबोसिक्लिब को इंडिया के अंदर कंपल्सरी लाइसेंसिंग नहीं दी गई। अगली न्यूज, जीएस पेपर 2, फूड सिक्योरिटी हैज सफिशिएंट स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर वेलफेयर स्कीम्स। केंद्र की सरकार ने बोला है कि फूड सिक्योरिटी और अदर वेलफेयर स्कीम्स के लिए हमारे पास इनफ अमाउंट्स में आप कह लो रिजर्व फूड ग्रेन्स हैं।
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के प्रोविजंस के लिए और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के प्रोविजंस के रिस्पेक्ट में इन वेलफेयर स्कीम्स के अंदर ठीक ठाक आप कह लो ग्रेन्स हमारे पास बफर क्वांटिटी में एग्जिस्टेंट है। देखा जाए तो 1 जनवरी 2023 को जो हमारे बफर नॉर्म्स रिक्वायर करते हैं वो रिक्वायर करते हैं 138 लाख टन वीट और 76 लाख टन राइस, लेकिन हमारे पास 159 लाख टन वीट होगा और 104 लाख टन राइस होगा। यही डाटा अगर आप अक्टूबर के लिए देखोगे तो एज ऑफ 1 अक्टूबर 2005 बफर रिक्वायरमेंट थी 205 लाख टन वीट की और 103 लाख टन राइस की, लेकिन भारत सरकार के पास 227 लाख टन वीट था और 205 लाख टन राइस था। ये इस बात के बावजूद है कि प्रोक्योरमेंट वीट का पिछले सीजन में केंद्र की सरकार की तरफ से कम हुआ है, रीजन बीइंग फार्मर्स वीट को ज्यादा दाम पे ओपन मार्केट में बेच पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए केंद्र की सरकार के पास सेंट्रल फूड पूल में इनफ अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स रिजर्व में अवेलेबल थे, चाहे वो चावल हो चाहे वो गेहूं। अब बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की। काम क्या है इसका? टू प्रोवाइड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन द ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच बाय इंश्योरिंग एक्सेस टू एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ क्वालिटी फूड एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू पीपल टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी। एनएफएसए की कवरेज रूरल आबादी के पास 75% है और अर्बन आबादी के पास 50% है। ओवरऑल देश की 67% आबादी एनएफएसए के अंदर कवर हो जाती है। इसके अंदर 5 किलो फूड ग्रेन्स आप प्रति पर्सन पर मंथ दोगे। राइस दोगे 3 रुपए पर केजी पे, व्हीट दोगे 2 रुपए पर केजी पे और कोर्स ग्रेन जैसे कि मिलेट्स वगैरह होते हैं ये दोगे आप 1 रुपए पर केजी पे। जो अंत्योदय अन्न योजना के हाउस होल्ड्स हैं उनको 35 किलो फूड ग्रेन्स पर हाउस होल्ड पर मंथ मिलेंगे। ठीक है भाई, 6,000 रुपए का मील और मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को समय समय पे। ठीक है ना भाई, प्रेगनेंसी के दौरान और बच्चे के जन्म होने के 6 महीने बाद तक 14 साल तक के बच्चों को मील्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है ना भाई, इंटाइटल्ड फूड ग्रेन्स और मील्स फूड सिक्योरिटी अलाउंस ये सब दिया जाएगा। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म अगर आपको आपका एलोकेटेड नहीं मिल पाया फूड ग्रेन तो वो भी एग्जिस्ट करता है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे। फिर बात करते हैं पीएमजीकेएवाई, ये कोविड की उपज है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज लाया गया था सरकार के द्वारा कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ने के लिए। एनएफएसए के अंदर जो एलोकेशन दिया जा रहा है उसके अलावा 5 केजी ग्रेन्स चाहे गेहूं हो चाहे चावल हो ये फ्री में दिया जाएगा। ठीक है ना, इन एडिशन टू 5 केजी सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स ऑलरेडी प्राउडेड में पीडीएस के अंदर 5 केजी दिया जा रहा था, इसके अलावा 5 केजी और दिया जाएगा व्हीट राइस। इसको पहले 3 महीने की पीरियड के लिए लॉन्च किया गया था, अप्रैल मई जून 2020। उसके बाद कई बार इसको यहाँ पे एक्सटेंशन दिया जा चुका। पिछली बार सितंबर 2022 में इसका एक्सटेंशन हुआ था और इसके थ्रू ही लॉन्च की गई वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो भाई आप किसी भी स्टेट के हो, चाहे आप बिहार के हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कहीं पे भी जाके वन नेशन वन राशन कार्ड दिखा के आप पीएमजीकेएवाई के अंदर ग्रेन्स ले सकते हो। नेक्स्ट, अड़ीबादा इन ऋषिकुलिया। देखिए यहाँ पे एक पेयर ऑफ ओलाइव रिलेटेड टर्टल्स आपको नजर आ रहे हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर। ऋषिकुलिया रिवर के माउथ पे मास नेस्टिंग कर रहे हैं। गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में इस मास नेस्टिंग को बोला जाता है अड़ीबाड़ा। ये जो ओलाइव रिलेटेड टर्टल्स हैं दे आर प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1। आईयूसीएन रेड लिस्ट की लिस्ट में वल्नरेबल बोले जाते हैं। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन के वार्म वाटर्स में पाए जाते हैं। उड़ीसा की गहीरमठ मरीन सेंचुरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट रुकरी कॉलोनी है जहां पे मास स्केल पे नेस्टिंग होती है इन ओलाइव रिलेटेड टर्टल्स की। तो इनकी यूनिक मास नेस्टिंग को अड़ीबाड़ा बोला जाता है। हजारों की तादाद में जो फीमेल ये हैं आपके ओलाइव रिलेटेड टर्टल्स हैं ये बीच पे पहुंचते हैं। इनके जो बगल में आपको विंग्स नजर आ रहे हैं इससे ये लोग गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे के अंदर आधे फीट का गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे के अंदर कोनिकल नेस्ट में ये अपने एग्स ले करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट, तो ये अड़ीबाड़ा मास नेस्टिंग शुरू हुई है इसलिए ये न्यूज यहाँ पे। नेक्स्ट, जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी राजस्थान ताल चप्पड़ सेंचुरी गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम प्लान टू रिड्यूस इट्स साइज। देखिए ताल चप्पड़ ब्लैकबक सेंचुरी राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में, इसका जो टोटल इलाका है वो 7.19 स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है भाई, अब प्रॉब्लम यह है कि इस पर्टिकुलर इलाके को भी राज्य की सरकार कम कर रही थी। राज्य की सरकार इसके इको सेंसिटिव जोन को कम कर रही थी। ओवरऑल इस 7.19 स्क्वायर किलोमीटर को केवल 3 स्क्वायर किलोमीटर कर रही थी, क्योंकि इसके आसपास के इलाके में बहुत सारे माइन ओनर्स और स्टोन क्रश ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं जिनका सरकार के ऊपर तगड़ा इन्फ्लुएंस है। लेकिन ओवरऑल कुछ इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स पहुंच गए राजस्थान हाईकोर्ट के पास और राजस्थान हाईकोर्ट ने ओवरऑल ये जो इलाका कम करने वाली एक्सरसाइज थी ना इसको यहाँ पे रोक दिया। इस ताल छप्पड़ ब्लैकबक सेंचुरी के अंदर 4000 ब्लैकबक्स पाए जाते हैं। बहुत सारे दूसरे जंगली जानवर 40 स्पेशीज रैप्टर्स की पाई जाती हैं। 300 स्पेशीज यहाँ पे रेजिडेंट और माइग्रेटरी बर्ड्स की पाई जाती है।
प्रेडेटर्स, स्कैवेंजर्स यहाँ पे टॉप ऑफ द फूड चेन में पाए जाते हैं। छोटे मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स की आबादी को रोकना है तो इन प्रेडेटर्स और स्कैवेंजर्स की जरूरत है। तो जो हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट है जोधपुर में, उसकी एक डिवीजन बेंच ने बोला कि भाई देखिए, कुछ एग्जॉटिव स्पेशीज को यहाँ पे ह्यूमंस ने मार दिया है या दूसरी जगहों पर रिलोकेट कर दिया है। ह्यूमन की आबादी इस सेंचुरी के आसपास बढ़ती जा रही है। ये जो राज्य की सरकार प्लान बना रही है कि इसके इलाके को 7.19 स्क्वायर किलोमीटर से 3 स्क्वायर किलोमीटर लेके आएंगे, ये नहीं चलेगा। हम राज्य की सरकार को ये आदेश देते हैं कि उनकी कंसर्न अथॉरिटीज तुरंत ताल चप्पर के आसपास के इलाके को इकोसिस्टम जोन डिक्लेयर करें ताकि यहाँ पे रहने वाले जो जंगली जानवर हैं इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। यहाँ पे डेजर्ट फॉक्सेस, स्मॉल बोरिंग एनिमल्स पहले पाए जाते थे, बड़ी तादाद में इनकी मृत्यु भी हुई है, तब भी आज की डेट में बहुत तादाद में ब्लैक बक्स और जंगली जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। वैसे देखा जाए तो राज्य की सरकार जो इसका इलाका कम कर रही है, केवल यही खतरा नहीं है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, और भी बहुत से खतरे हैं। एक तो हाइपर एरिडिटी की प्रॉब्लम, ग्रेजिंग प्रेशर, जानवर बहुत ज़्यादा और कम जगह में ग्रेजिंग कर रहे हैं तो ओवरऑल ग्रेजिंग करने के लिए लैंड कम है। फिर एक इन्वेजिव स्पेशीज प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा यहाँ की नेटिव इकोलॉजी को एलिमिनेट कर रहा है। आसपास बहुत सारी सॉल्ट माइंस हैं जो कहीं ना कहीं इस इलाके को दूषित कर रही हैं, पॉल्यूटेड कर रही हैं। जितने ब्लैक बग इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहते हैं उसके लिए इतना इलाका काफ़ी नहीं है, और इलाका चाहिए। प्लस ओवरऑल सरकार, केंद्र मतलब राज्य की सरकार यहाँ से 2.7 किलोमीटर की एक रोड निकाल रही थी इस सेंचुरी के बीच से, जो कि पार्ट थी नोखा सिकार हाईवे की। एक अल्टरनेट रोड बाहर से भी गई है, इस रोड के कंस्ट्रक्शन को भी अभी के लिए रोक दिया है राजस्थान हाई कोर्ट ने। और ये सब करवाने में वर्ल्ड वाइड फंड WWF नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मेजर रोल है। 1961 में बना था, हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड ग्लैंड में। काम क्या है इसका? वाइल्डनेस प्रिजर्वेशन, रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। दुनिया का सबसे बड़ा कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये। फिर आगे GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। यूरोपियन यूनियन अजरबैजान रीच डील फॉर इलेक्ट्रिसिटी केबल अंडर ब्लैक सी। यहाँ पे अगर आप फोटो देखो, अजरबैजान से इलेक्ट्रिसिटी की तारें जॉर्जिया से होती हुई, ब्लैक सी से होती हुई रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया तक जाएंगी। अभी तो रोमानिया हंगरी तक जाएंगी और जॉर्जिया से होती हुई जाएंगी। तो ये कुछ एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है। तो हंगरी, रोमानिया, जॉर्जिया ये यूरोपियन यूनियन वाले और अजरबैजान के साथ बैठे हैं और इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है कि एक अंडर सी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टर लाया जाएगा ताकि यूरोपियन यूनियन तक बिजली पहुंचाई जा सके। अब क्या है कि यूक्रेन वॉर के चलते रशिया से ऑयल और गैस कम खरीद रही हैं यूरोप की कंट्रीज, तो प्रेशर के अंदर तो है ही कि एनर्जी सप्लाईज कहाँ से आएंगी। तो अजरबैजान के जो ऑफशोर फॉर्म्स हैं उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है उसको समुंदर के नीचे बिछाई गई एक केबल के थ्रू रोमानिया, हंगरी तक पहुंचाया जाएगा। समझ गए? देखिए, हंगरी एक ऐसी कंट्री है जो यूक्रेनियन सैंक्शंस थे ऑन रशिया, जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस थे उसके अगेंस्ट थी। हंगरी का सीधे सीधे यह बोलना है कि भाई रशिया से आने वाली गैस और ऑयल इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उसको हटाना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हंगरी इस बात को देख रहा है कि पूरे यूरोपियन यूनियन से वो अलग भी नहीं जा सकते, तो कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेज को जुटाना पड़ेगा। इसीलिए अजरबैजान से इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करने का ये प्लान बना रहे हैं। तो अजरबैजान के जो ऑफशोर विंड फार्म्स है उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी पहले जाएगी जॉर्जिया के अंदर, जॉर्जिया से फिर वो ब्लैक सी के अंदर केबल खोद खोद के पहुंचाई जाएगी रोमानिया और हंगरी तक। इसके लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल फ्रेमवर्क यहाँ पे रोमानियन प्रेसिडेंट क्लॉस इलोनाइस ने बैठ के साइन किया है इन चारों नेशंस ने आपस में। एनर्जी सप्लाईज को ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, रीजनल इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी के ग्रिड को ये बढ़ा रहे हैं ताकि अजरबैजान के ऑफशोर विंड फार्म से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जॉर्जिया से होती हुई, ब्लैक सी से होती हुई रोमानिया और हंगरी पहुंचाई जा रही। इसके साथ साथ देखो तो हंगरी ने रिसेंटली कतर और ओमान के लीडर्स के साथ भी बातचीत की ताकि कतर और ओमान का ऑयल और नेचुरल गैस ये अपने यहाँ पे इंपोर्ट कर सकें। हंगरी एक्चुअली वन ऑफ दोज कंट्रीज है जो कि अपनी 85% नेचुरल गैस और 60% ऑयल रशिया से इंपोर्ट करता था। तो रशिया के ऊपर के सैंक्शंस हंगरी को बहुत हद तक हर्ट कर सकते हैं, इसलिए हंगरी बहुत इफेक्टिवली और एग्रेसिवली अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है एनर्जी इंपोर्ट के। नेक्स्ट, नासा पहला ग्लोबल वाटर सर्वे कंडक्ट करेगा स्पेस से। एक नासा लेड इंटरनेशनल सैटेलाइट लॉन्च किया गया साउदर्न कैलिफोर्निया से। ये एक अर्थ साइंस प्रोजेक्ट है जो कि दुनिया भर के ओशंस, लेक्स और रिवर्स का कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करेगा। इसको बोला जा रहा है स्वाट, सरफेस ओशन एंड वाटर टोपोग्राफी, सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। एक एडवांस रडार सैटेलाइट है। ओवरऑल पानी पूरे अर्थ के 70% इलाके में फैला हुआ है, तो उस पानी को रीड करके, उसको एनालाइज करके ओवरऑल यहाँ पे रिजल्ट्स निकाल के
कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करवाया जा रहा है वर्ल्ड ओशंस का। इसका ऑब्जेक्टिव अभी देखते हैं। ये जो लॉन्च किया गया स्वॉट, ये फल्कन 9 रॉकेट पे लॉन्च किया गया है, जो कि एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का है। वैंडरबर्ग यूएस स्पेस फोर्स बेस से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है भाई, तो ये जो एसयूवी साइज सैटेलाइट है, ये अगले कुछ महीनों में बहुत सारा रिसर्च डाटा भेजेगा। पिछले 20 साल से इसको बनाया जा रहा है। स्वॉट के अंदर एडवांस्ड माइक्रोवेव रडार टेक्नोलॉजी लगाई गई है। तो जो भी ओशंस, लेक्स, रिजर्वायर्स और रिवर्स हैं, इनके जो सरफेस का टेम्परेचर मेजरमेंट है, पानी का मेजरमेंट है, ओवरऑल करंट्स के मूवमेंट का मेजरमेंट, कहाँ पानी कम कहाँ पानी ज़्यादा, इन सब को हाई डेफिनेशन में मेजर करेगा स्वॉट सैटेलाइट। हर 21 दिनों में पूरे प्लैनेट को 2 बार ये स्वीप करेगा। ओशन सर्कुलेशन मॉड्यूल्स को पढ़ेगा, वेदर और क्लाइमेट फोरकास्ट को यहाँ पे प्रेडिक्ट करेगा, स्कार्स फ्रेश वाटर सप्लाई जहाँ जहाँ पे एग्जिस्टेंट है वो कैसे ड्रॉट प्रोन रीजन में पहुँचाई जा सकी हैं, इसको यहाँ पे स्टडी करेगा। कैसे ओशंस एटमॉस्फेरिक हीट को अब्जॉर्व करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से एमिट होती है, किस प्रकार से ग्लोबल टेम्परेचर्स और क्लाइमेट चेंज इफेक्ट होता है, ये सब यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। ये जो स्वॉट है, ये स्मॉलर सरफेस फीचर्स को भी डिसर्न करेगा। जो राइजिंग ओशन लेवल से कोस्ट लाइन पे, इनको भी यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। अगर आप देखो तो स्वॉट के पास ये कैपेबिलिटी है कि जितनी भी नदियाँ 330 फीट से चौड़ी हैं, उनकी एंटायर कोस्ट लेंथ को ये ऑब्जर्व कर सकता है। 1 मिलियन लेक्स और रिजर्वायर्स जो कि 15 एकड़ से ज़्यादा हैं, उन सबको स्टडी करेगा ये स्वॉट। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल के कुछ रिसर्चर्स ने यहाँ पे जेनोम सीक्वेंसिंग की है। किसकी? बनियान के ट्री की और पीपल के पेड़ की। बनियान के ट्री को बोला जाता है यहाँ पे फाइकस बेंगोलेंसिस और पीपल के ट्री को बोला जाता है फाइकस रिलीजियोसिया। जिसको जो लीफ टिश्यू सैंपल्स हैं, इनकी यहाँ पे जेनोम सीक्वेंसिंग की गई है IISER भोपाल के साइंटिस्ट के द्वारा। अभी जो कॉम्प्रिहेंसिव जेनोम वाइड फाइलोजेनेटिक एनालिसिस हुई है, ठीक है ना, इसको कंपेयर किया गया है 50 दूसरे एंजियोस्पर्म प्लांट स्पेशीज के साथ। अब ये सब क्यों किया जा रहा है? एक्चुअली इस पर्टिकुलर स्टडी का ऑब्जेक्टिव ये है कि बनियान और पीपल के ट्रीज इतने लंबे समय तक जिंदा कैसे रहते हैं, इस बात को स्टडी किया जाए। तो ये जो जीन्स यहाँ पे पाए गए हैं, दे शो मल्टीपल साइंस ऑफ एडेप्टिव MSA एवोल्यूशन इन बनियान ट्री। ये जो MSA एवोल्यूशन है, इसको आप बोलते हो मल्टीपल साइंस ऑफ एडेप्टिव एवोल्यूशन। तो यहाँ पे कैसे इनके रूट का डेवलपमेंट होता है, कैसे लीफ फॉर्मेशन होता है, मेटाबॉलिज्म किस प्रकार से काम होता है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से काम करता है, डिजीज रेजिस्टेंस जो जीन फैमिलीज इनके अंदर है, कैसे जीन एक्सपेंशन होता है इन ट्रीज के अंदर, इन सबको यहाँ पे स्टडी किया गया। ये पाया गया कि बनियान ट्रीज में जो MSA आप कह लो जीन्स है ना, 17 में से 15 MSA जो जीन्स है वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के अगेंस्ट टॉलरेंस रखते हैं। पीपल ट्रीज में 19 MSA जीन्स में से 17 MSA जीन्स स्ट्रेस टॉलरेंस एक्टिविटी रखते हैं। तभी तो इतने लंबे समय तक चेंजिंग इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं। तो मल्टीपल साइंस ऑफ एडेप्टिव एवोल्यूशन ये पाया जाता है ज़्यादातर बनियान ट्रीज और पीपल ट्रीज के जीन्स के अंदर, और इनके दम पे ही इतने लंबे समय तक ओवरऑल ये जो पेड़ हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। द एडेप्टिव एवोल्यूशन इन जीन्स इन 2 सेलुलर मैकेनिज्म एक्सप्लेन्स द वेल डेवलप्ड एरियल रूट्स ऑफ बनियान ट्रीज विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। नेक्स्ट, both plants show genes with signatures of multiple adaptive evolution involved in phytohormone signaling pathways that regulate plant developmental senescence and aging। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे ओवरऑल क्यों बनियान और पीपल ट्रीज लंबे समय तक रहते हैं। फिर अगला, रीजंस फॉर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस इन प्रोस्टेट कैंसर फाउंड। ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस मतलब आप प्रोस्टेट कैंसर को क्योर कर रहे हो तब भी वो क्योर हो नहीं रहा है। माइस ऑब्वियस सी बात है, चूहों में ये स्टडी कंडक्ट की जाती है और E-Life मैगजीन में एक स्टडी छपी है। It reveals an expansion of intermediate cells that occurs in prostate cancer, which correlates with resistance to treatment and poor clinical outcomes in humans। समझिए क्या होता है कि जब भी आपको प्रोस्टेट कैंसर हुआ तो बहुत प्रकार के आप कह लीजिए आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल। जैसे यहाँ पे प्रोस्टेट में ये आपको कैंसरस ट्यूमर नजर आ रहा है। कई बार क्या होता है कि कैस्ट्रेशन किया जाता है, प्रोस्टेट को निकाल दिया जाता है और ये सोचा जाता है कि हाँ भाई कैंसर फैलना बंद हो जाएगा, बट एक्चुअली में होता नहीं है ऐसा। यहाँ पे कैस्ट्रेट रेजिस्टेंस प्रोस्टेट कैंसर भी है। ओवरऑल अगर आपका कैस्ट्रेशन के थ्रू प्रोस्टेट हटा भी दिया जाता है तो भी ओवरऑल आपका हो सकता है जो कैंसर कॉजिंग सेल्स हैं वो यहाँ पे बचे रहें। अगर आप देखो प्रोस्टेट ग्लैंड एपिथेलियम, ये एक प्रकार का बॉडी टिश्यू होता है दैट फॉर्म्स द सरफेस ऑफ ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स। इसमें 2 टाइप के एपिथेलियल सेल्स होते हैं, बेसल सेल्स एंड हाईली डिफरेंशिएटेड ल्यूमिनल सेल्स। ये ल्यूमिनल सेल्स अल्टर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं।
अब क्या होता है कि जब आप कैस्ट्रेशन कर देते हो ना इन प्रोस्टेट्स का, उसके बाद भी ये जो हाईली डिफरेंशिएटेड ल्यूमिनल सेल्स होती है ना, वो वहां पे एग्जिस्टेंट रहती हैं, जो कि उस कैंसर को फैलाती रहती है। It has been suggested that normal luminal cells are able to transition into these progenitor cells under castrate conditions. तो जब आप कैंसर को हटाने के लिए कैस्ट्रेट कर दोगे, प्रोस्टेट को हटा दोगे, उसके बावजूद भी जो नॉर्मल ल्यूमिनल सेल्स हैं जो पहले कैंसर को फैला रही थी, ये अपने आप को प्रोजेनिटर सेल्स में कन्वर्ट कर लेंगी और उसी कैंसर को आसपास के इलाकों में फैलाने लगेंगी। ठीक है, अगर आप देखो एक जीन है पेटेन नाम का, दिस इज अ ट्यूमर सप्रेसिंग एंजाइम। ये ज्यादातर एडवांस प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट्स में इनएक्टिव होता है। पहले क्या था कि प्रोस्टेट को रिजॉल्व करने के लिए, प्रोस्टेट कैंसर को खत्म करने के लिए कुछ एंटी हार्मोन आप कह लो सेल्स का इस्तेमाल किया जाता था। जब एंटी हार्मोन सेल्स ने काम नहीं किया तो आपने प्रोस्टेट को काट दिया, कैस्ट्रेशन कर दिया। उस कैस्ट्रेशन के बावजूद भी कुछ एपिथेलियल सेल्स, कुछ प्रोजेनिटर सेल्स यहाँ पे फैलती रहती हैं आसपास के इलाके में। इसके लिए बहुत प्रकार के प्रोसीजर्स को इस्तेमाल किया गया है कैंसर की स्टडी के लिए। सिंगल सेल आरएनए सीक्वेंसिंग नाम की एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू एपिथेलियल और नॉन एपिथेलियल सेल पॉपुलेशंस को हेल्दी माइस में कंपेयर किया गया। फिर ये जो पेटेन नाम का आप कह लो एलिमेंट है जो कि ओवरऑल इन कैंसर सेल्स को फैलने से रोकता है, इसको भी यहाँ पे स्टडी किया गया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द प्रोस्टेट ऑफ माइस लैकिंग पेटेन they observed an expansion of luminal intermediate cells likely derived from three cellular sources: basal cells, luminal progenitor cells, and differentiated luminal cells. This suggests that basal cells can transform into intermediate cells upon plant deletion, supporting other findings in the field. मतलब ये जो प्लेटेन नाम का PTEN नाम की जो सेल्स हैं, ये ओवरऑल प्रोस्टेट कैंसर की सेल्स को फैलने से रोकती है। जिनके अंदर एडवांस प्रोस्टेट कैंसर, उनके अंदर ये जो पेटेन नाम की सेल्स हैं ये कम होती हैं। अब माइस के अंदर स्टडी में यह देखा गया कि जब पेटेन नाम की सेल्स आपके पास नहीं है तो जितने भी प्रकार की नॉर्मल सेल्स आपके प्रोस्टेट में अवेलेबल होती हैं, चाहे वो बेसल हो, ल्यूमिनल प्रोजेनिटर सेल हो, डिफरेंशिएटेड ल्यूमिनल सेल्स हो, ये सब अपने आप को कैंसरस सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, जिससे ओवरऑल कैंसर का जो फैलाव है वो बढ़ेगा। यहाँ पे इंटरमीडिएट सेल्स में एक 5 जीन सिग्नेचर को भी डिस्कवर किया गया है जो कि ये दिखाता है कि ट्रीटमेंट के समय पे एक ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस आ जाता है। मतलब प्रोस्टेट कैंसर को सॉल्व करने के लिए आप दवाइयां दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। वो जो प्रोस्टेट कैंसरस सेल्स है ना, वो आपके ट्रीटमेंट से सॉल्व ही नहीं हो रही, वो आपके ट्रीटमेंट को रिजेक्ट कर रही है। तो ये ओवरऑल बात यहाँ पे बताई गई। नेक्स्ट, हेल्थियर डाइट्स फॉर एस्ट्रोनॉट्स में इंप्रूव देयर हेल्थ। भाई आज की डेट में एस्ट्रोनॉट्स को अच्छी डाइट ही दी जाती है, बट ऐसा बताया जा रहा है कि एक और इनहेंस डाइट यहाँ पे दी जा सकती है स्पेस फ्लाइट्स के समय पे, जिसमें ग्रेटर वैरायटी इन क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फिश हो, जिससे एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ और परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड रहे। अभी की स्टैंडर्ड स्पेस फ्लाइट फूड से भी ज़्यादा इंप्रूव्ड वैरायटी हो सकती है इस प्रकार की नई ओवरऑल फूड डाइट के थ्रू, जिसको यहाँ पे ओवरऑल साइंटिफिक रिपोर्ट नाम की एक जर्नल में छापा गया। फिर अगला, एनिमल एक्सटिंक्शन पाइलिंग अप सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखिए जो फॉरेस्ट ड्यूरिंग एनिमल्स हैं, सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय से ओवरऑल इनका एक्सटिंक्शन बढ़ता जा रहा है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज में ये जो एनिमल्स हैं ये एक्सटिंक्ट हुआ। ये छपा कहाँ है, तो कम्युनिकेशंस बायोलॉजी नाम की एक जर्नल में ये छपा हुआ है, और जर्नल ने ये बोला है कि कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिक डिफॉरेस्टेशन, ये यहाँ पे लाने की ज़रूरत है टाइमली मैनर में, ताकि ओवरऑल डिफॉरेस्टेशन के चलते और बाकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते जो स्पेशीज एलिमिनेट हो रही है, इनको एलिमिनेट करने से हम रोक सकें। नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग ज्योग्राफिकली सेपरेशन ड्राइव्स न्यू स्पेशीज। देखिए 1000 डिफरेंट वर्टिब्रेट स्पेशीज से जो डाटा निकाला गया, इससे ये पता चला कि जो नई स्पेशीज अराइज होती हैं, they do not arise because of pressures from different environments but because of prolonged geographic separation, ecologically similar environment। मतलब इकोलॉजिकली सिमिलर इन्वायरमेंट है बट जोग्राफिकली एक दूसरे से बहुत सेपरेटेड है। तो चूंकि जोग्राफिकली दूसरे से बहुत सेपरेटेड है तो आपस में मेटिंग कर नहीं सकते, तो एक अलग जगह पे उसी इन्वायरमेंट में एक अलग स्पेशी पैदा हो गई, दूसरी जगह पे दूसरी स्पेशी पैदा हो गई। तो डाइवर्जेंट इकोलॉजिकल एडेप्टेशन इज अ रिलेटिवली माइनर force during allopathic divergence and that most species tend to evolve under similar selective pressures। बेसिकली एक ऐसी स्टडी है जहां पे ये बताया जा रहा है कि ओवरऑल स्पेशीज एक दूसरे से बहुत दूर है, आपस में मेट कर नहीं पा रही, ठीक है ना। अब अलग अलग जगहों पे इकोलॉजिकल कंडीशन सिमिलर है बट उसके साथ जो प्रेडेटर्स हैं, जो दूसरे तरीके के एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है, तो उसमें ओवरऑल जो एक स्पेशी है वो अपने यूनिक तरीके से ही इवॉल्व करती है।
हालांकि उसी स्पेशी के जो काउंटर पार्ट अगर वो उसके साथ अवेलेबल हो तो एवोल्यूशन यूनिफॉर्म हो सकता है, बट अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में अलग अलग प्रकार का एवोल्यूशन होता है, और वो एवोल्यूशन के ऊपर ज्योग्राफिकल सेग्रीगेशन सेपरेशन का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर करके आइएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। हैव अ ग्रेट डिफरेंस। गुड बाय, ध्यान रखिए।